हाँ बेटा, ऑक्टाहेड्रल के फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे हम चलते हैं। A2B4, A3B3 और A2B2C2 के आइसोमर्स बनाने के बाद हम अगले लिगेंड्स की तरफ चल रहे हैं। MAA2B2, MAA2B2। इस वाले केस में क्या है बेटा, आप पहले तो ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आ रहा है यहाँ पे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे आ रहा है कि AA इज बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट के कितने हैं, 2 2 2 4 हो गया और 2 6 हो गया। तो AA जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं तो हमें इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उनको पोजीशन को अपन ध्यान में रखें। तो आप ध्यान में रखें, जैसे AA बाइडेंटेट लिगेंड था और बोथ डोनर एटम आर सेम। जैसे हम बात करें इसमें एग्जांपल हम बता सकते हैं EN के अंदर डोनर एटम सेम है। तो आपने देखा लेस नंबर ऑफ लिगेंड कौन थे, B। तो मैंने B को B के रिस्पेक्ट रख दिया। तो ऑब्वियस ये पक्की बात है कि कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये हमारा जो फॉर्म हो जाएगा वो सिस फॉर्म हो जाएगा। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सिस फॉर्म हो जाएगा। ये हमारा सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट जो है वो सेम पोजीशन पे है। यहाँ बी के रेस्पेक्ट क्या है, अपोजिट पोजीशन पे है, जिसको हम ट्रांस कह देंगे। बात आती है कि अगर मान लीजिए AA होता, यहाँ पे AA है, तो हम इस AA को कैसे सेट करेंगे। तो इसको सेट करने के लिए आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे हम इस A को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। इस A को हम किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान से आप देखना कि जैसे मान लीजिए मैंने A यहाँ लगा रखा है और A के साथ A को यहाँ लगा दिया, यानी एक पोजीशन ये हो गई, एक पोजीशन ये प्लेन में थी और एक ये बिलो द प्लेन थी, इनको अटैच कर दिया। तो ये इस तरीके से एक बन गया, ये 2 बन गया और ये बन गया। तो यहाँ पे एक बात बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लीट रिंग्स आर फॉर्म, 2 क्लीट रिंग्स आर फॉर्म। यहाँ पे कितनी क्लीट रिंग्स बन रही है बेटा, 2 क्लीट रिंग्स बन रही है। वापस देखो यहाँ पे A लगा दिया अपन ने और यहाँ पर भी A लगा दिया, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बना दिया एक, और यहाँ पे A लगा दिया, यहाँ से कॉम्प्लेक्स बना दिया ये। तो ये B के रिस्पेक्ट था। यहाँ पे क्या करना है, A जो होगा वो इधर आ जाएगा A के साथ, और यहाँ A के साथ इस तरीके से ये A आ जाएगा। यानी हमें इन A को नहीं देखना है, B को देखना है। ये जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स है उनकी पोजीशंस को आप देखो। अगर वो 90 डिग्री के एंगल के साथ है तो सिस पोजीशन होगी, अपोजिट है तो वो ट्रांस होगी। जैसे इसमें एग्जांपल है हमारे पास CONEN का 2Cl2+। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये एग्जांपल किस कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं, EN को 2 समझते हैं, इसको भी 2 समझते हैं और 4 बना देते हैं। 4 पे समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो एग्जाम्पल है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का है। तो इसमें बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने का पड़ेगा कि जो हमारे लेस नंबर ऑफ लिगेंड है उसको हम पोजीशन को फिक्स कर लें। लेस कौन है, Cl। हमने एक Cl यहाँ रख दिया, एक Cl को यहाँ रख दिया, सस बन गया। हम Cl को यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, क्या हो जाएगा, ट्रांस। अब हम रिमेनिंग पोजीशन को सेट कर सकते हैं कैसे, इजीली। ये जो पोजीशन है वो नाइट्रोजन, यहाँ पे EN और नाइट्रोजन सेट हो गया, ये नाइट्रोजन, यहाँ पे EN, ये सेट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये 2 डोनट साइट हो गई, इधर ये 2 डोनट साइट हो गई, ये दोनों प्लेन में थी, ये प्लेन में थी, ये बिलो द प्लेन थी, ये अबोव द प्लेन थी, ये प्लेन में थी। और इस पे चार्ज जो होगा उसको हम इस चार्ज को लगा सकते हैं। ये चार्ज कैसा होगा, प्लस। और इस कॉम्प्लेक्स को कैसा कहेंगे, क्योंकि ये Cl के रिस्पेक्ट क्या है, सेम पोजीशन पे है, सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो फॉर्म होगी वो हमारी होगी सिस फॉर्म। क्या होगी बेटा, सिस फॉर्म। इसको हम सिस फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा ये उसको हमें ट्रांस का ड्रॉ करना है। तो हमें ट्रांस ड्रॉ करना है तो हम क्या करें, Cl के ऑपोजिट आ गया, एंड रिमेनिंग क्या हुआ कि ये जो नाइट्रोजन हमारे पास था इसके साथ EN इसलिए लगाते हैं कि शो हो जाता है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है और EN के दोनों डोनर एटम है। फिर नाइट्रोजन, EN और N, ठीक है बेटा। यहाँ से इस तरीके से डोनर एटम चला गया। ये Cl को रिस्पेक्ट देखना है आपको, मैंने पिंक कलर से कर रखा है। ये कॉम्प्लेक्स बना दिया अपन ने, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर का हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज। और इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म। क्या कहेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम A4 मतलब AA का 2B2 के भी सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो हो सकते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वापस बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उनकी रिस्पेक्ट पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है, उनके रिस्पेक्ट आप सिस और ट्रांस ड्रॉ कर लें, और उसके बाद जो रिमेनिंग पोजीशंस हैं उनको क्या करें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच कर दें। तो जैसे AA का 2B2 के केस में लेस नंबर ऑफ B था तो B को B के साथ सेम
सेम पोजीशन पे रखा, बी को बी के साथ अपोजिट डायरेक्शन पे रखा, और यहाँ पे हमने उसका एग्जांपल ले लिया। अगर आप इसका यहाँ पे नेम देना चाहो तो बताओ क्या नाम दोगे आप इसका? डाई क्लोरिडो बेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्टेट थर्ड आयन। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका जो फिफ्थ केस होता है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, वो एक MABCDEF, जैसे आपने देखा था ऑक्टाहेड्रल में आपने कॉम्प्लेक्सेस में देखा था कि ऑक्टाहेड्रल में आपने बनाया था कि उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सेल्स और ट्रांस हो नहीं पाते, बता नहीं सकते क्योंकि सेम लिगेंड नहीं है। ऐसा ही केस यहाँ पे भी है MABCDEF, यानी ऑल 6 लिगेंड आर डिफरेंट, तो टोटल GI जो बनेंगे वो 15 होंगे। कोई नहीं पूछेगा आपको कि 15 कैसे बनते हैं, लेकिन नंबर जरूर याद रखना, कहीं स्टेटमेंट आ सकता है कि इट इज़ राइट द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ MABCDEF कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल, तो आपको हो गया 15 इज करेक्ट, 15 इज राइट, तो ये 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से ABCD कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कहेंगे? आइसोमर्स which are mirror images of each other but they does not superimpose, जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होते लेकिन एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। एंड उस फेनोमेना, द कंप्लीट फेनोमेना इज नॉन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मींस नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने होंगे बेटा? 6 होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जांपल हमारा MAA का 3। AA का 3 का मतलब क्या है? इट इज़ AA मीन्स बाइडेंटेट लिगेंड, और बाइडेंटेट लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है? 3 है। तो नंबर ऑफ डोनर साइट कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसके हम किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे अभी बताते हैं आपको। इसमें एग्जांपल देखिए आप पहले, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है? COEN का थ्राइस प्लस का 3, क्या नाम होगा इसका? ट्रेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्टेट थर्ड, नहीं, ट्रेस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट बिकॉज इट कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, कोबाल्ट थर्ड आयन। अगर हमें इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं तो मैंने आपको क्या कहा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट दे शुड नॉट बी सुपर इम्पोज, बट डजंट सुपर इम्पोज। कैसे बनाएंगे हम? ध्यान से देखिए, हमने ये सेंट्रल एटम कोबाल्ट लिया बेटा, ये 4 कोऑर्डिनेशन साइट हो गई हमारी। ठीक है, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे एक बात बताइए, मैंने एक प्लेन के ऊपर लगा दिया, एक प्लेन में लगा दिया, और ये 2 साइड बुक हो गई। यहाँ इस वाली साइड को मैंने प्लेन से अटैच कर दिया, यहाँ ये वाली साइड प्लेन में, ये बिलो द प्लेन हो गई। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ, सॉरी ये नाइट्रोजन के साथ, और ये EN हो गया। आप यहाँ पे देखिए कितना बन गया, एक यहाँ 2 साइड प्लेन में, ये प्लेन के अबव, ये प्लेन में, ये प्लेन के बिलो प्लेन, और ये प्लेन में। तो अब अगर मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स है हम ना, और मैं इसका मिरर इमेजेस लगाता हूँ। मिरर इमेजेस का मतलब इसके सामने अगर मिरर रखूँ तो क्या होगा? तो ऑब्वियस है, मिरर रखूँगा तो क्या होगा? ये वाली पोजीशन जो है वो इधर दिख रही है, वो इधर दिखेगी, ये वाला इधर क्लेटरिंग इधर दिख रही है, वो इधर दिखेगा, और ये वाला पोजीशन इनकी चेंज हो जाएगी। तो अगर इनमें मिरर लगा दें देन इसके बाद पोजीशन क्या आएगी बेटा? CO, ध्यान से आप इसको ध्यान से देखें, ये वाला पोजीशन इधर आ जाएगा, N और EN। ये वाला जो इधर ग्रुप था क्लेटरिंग वो विजिबल है किधर? ये वाली जो क्लेटरिंग है वो इधर आ जाएगी, N EN और N। फिर उसके बाद ये इधर आ जाएगा, N और EN। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लेटरिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा 1 2 3 1 2 3।
तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 1 1 1 1, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे इस तरीके से क्लेट रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लेट रिंग फॉर्म हो गई, रिंग फॉर्म हो गई, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लेट रिंग्स कितनी बनेंगी? अच्छा आप देखिए ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। आप इसको उठाओगे तो ये यहाँ पे इम्पोज नहीं होगा, तो दोनों ही इम्पोज नहीं होने चाहिए। अगर वो इम्पोज हो जाते हैं तो वो एनेंशियोमर नहीं होंगे, डायस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। मिरर इमेजेस अगर हैं और सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर ये ऑप्टिकल आइसोमर है तो अगर मान लीजिए ये एक डी आइसोमर है, डी आइसोमर का मतलब होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी। डेक्स्ट्रा रोटेटरी मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी क्या करता है? रोटेट द पीपीएल लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पीपीएल लाइट मींस प्लेन पोलराइज लाइट। अगर जो आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा दे वो डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है। और ये होगा डी, अगर ये डी है तो ये एल होगा, ठीक है। अगर हमें देख के नहीं पता चलता कि कौन सा डी है कौन सा एल है, एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर ये डी है तो ये एल है, और अगर ये एल है तो ये डी होता है। डेक्स्ट्रा रोटेटरी क्या करता है? रोटेट द पीपीएल लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेट द पीपीएल लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये इस तरीके से COEN का 3+3 के हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बनाने की है, जो हमारे पास टाइप है अगला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, वो है MAA का 2B2। वो वाला था MAA का 3, अब हमारे पास है MAA का 2B2। इसका मतलब क्या है? बोथ AA बाइडेंटेट। लेकिन पहले तो आप ये देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या 6 हो गया क्या? तो आपने कहा हाँ सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो चुका है, क्योंकि AA का 2 है, मीन्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और B2 कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 6। हमारे पास एग्जाम्पल है, आप देखिए COEN का 2 Cl2+। अगर हमें इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं तो पहले हम इसके 2 फॉर्म्स बना लें। एक फॉर्म होती है इसकी सिस फॉर्म और एक फॉर्म होती है इसकी ट्रांसफॉर्म। यानी ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सिस फॉर्म भी होता है और ट्रांसफॉर्म भी दिखाता है। दोनों फॉर्म ये दिखाएगा, ये जो है वो सिस फॉर्म भी दिखाता है और ट्रांसफॉर्म भी दिखाता है। अब इसकी सिस फॉर्म पहले बनाएं, फिर उसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएं। अब मैं ये कहता हूँ कि इसका जो सिस फॉर्म होती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन इसका जो सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि COEN का होल 2 Cl2+ में सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और वो जो ट्रांसफॉर्म है वो नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? आप देखिए, अगर मैं इसका सिस फॉर्म बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसको मुझे कहाँ रखना पड़ेगा? सिस में EACL और EACL। और अगर मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाता हूँ तो अगर मान लीजिए CL हो गया और यहाँ पे क्या होगा? फिर मुझे N EN और N EN और N, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स आया। अब अगर मैं इसका मिरर इमेजेस बनाता हूँ तो मिरर इमेजेस मान लीजिए मैंने बनाया, यहाँ पे इसमें मिरर लगाया, तो मिरर लगाने के बाद जो पोजीशंस आएगी वो क्या आएगी कि ये वाला सेंट्रल वाला क्लोरीन तो यहीं रहेगा और ये वाला क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो रिंग है वो इधर आ जाएगी, N EN और N, ये वाला भी इधर आ जाएगा, N EN और N। तो आपने देखा मैंने इसकी ये सिस फॉर्म बनाई और सिस ये भी इसका सिस फॉर्म है, ये भी इसका सिस फॉर्म है, लेकिन ये दोनों आपस में जो सिस फॉर्म है उसके दो क्या बन सकते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो ये ऑप्टिकल है, कि ये ऑप्टिकल है, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन अगर मुझे ट्रांस का बनाना हो तो ट्रांस जो है वो बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं बन पाएगा? इसको समझने के लिए ध्यान से देखिए।
ये मान लीजिए अपना ट्रांसफॉर्म बनाएं। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको Cl की पोजीशन को कहाँ रखना पड़ेगा, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन। ठीक है, ये अबोव द प्लेन आ गया, ये बिलो द प्लेन आ गया। अगर हम En की पोजीशन रखें तो ये नाइट्रोजन यहाँ से En अटैच हो जाएगा और ये दूसरी साइड प्लेन में अटैच हो जाएगी। अब आप खुद ही सोचो, अगर मैं इसका मिरर इमेजेस बनाऊंगा तो ये Cl और Cl तो आएंगे ही, ये ग्रुप इधर आएगा, ये ग्रुप इधर आएगा, और ये दोनों जो होंगे वो सुपर इम्पोज्ड हो जाएंगे। और अगर ये सुपर इम्पोज होते हैं तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होते, बिकॉज दोज आइसोमर्स विच आर mirror images but doesn't superimpose known as optical isomers। तो हम इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बना सकते क्योंकि उसका जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाता है। तो CuEn का होल टू Cl2 प्लस का ऑप्टिकल ट्रांसफॉर्म का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बन सकता, लेकिन इसके सिस फॉर्म के ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है COEDTA माइनस। सबसे पहले मैं आपको ये पूछूंगा कि इसका नाम क्या है, तो आपने कहा सर इथाइलिन डायनीन टेट्रा एसीटेटो कोबाल्टेट थर्ड आयन। बात आई कोऑर्डिनेशन नंबर की। कुछ बच्चे गलती से कहते हैं सर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 बिकॉज EDTA 1 ही है। 1 है नहीं है, इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम इन EDTA, तो आप कहोगे सर डोनर एटम 6 है, तो ऑब्वियस है 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे 6। अब आप देखिए EDTA का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो आयन, उसमें 2 नाइट्रोजन के एटम डोनर एटम होते हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम डोनर एटम होते हैं। अब मैंने उसका एक स्ट्रक्चर बना रखा है, देखो यहाँ से देखना CH2CH2N, एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन से एक ब्रांच निकलती है CH2C डबल बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया, फिर ये एक ब्रांच और निकली CH2C डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन डोनर एटम हो गया, फिर नाइट्रोजन से नीचे की तरफ ब्रांच निकली CH2C डबल बॉन्ड O डोनर एटम, CH2C डबल बॉन्ड डोनर एटम। आपको पता भी होगा यहाँ पे नंबर ऑफ किलेट रिंग्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड डोनर एटम्स कितने हैं बेटा, डोनर एटम्स के नंबर्स कितना है 6, जिसमें 2 नाइट्रोजन के हैं और हमारे 4 जो हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। अब अगर मैं इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाता हूँ तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए पहले अपन इसका मिरर रखें यहाँ पे, और मिरर रखने के बाद अब आप देखिए कि नाइट्रोजन के लॉन पेयर की पोजीशन क्या होगी। अभी नाइट्रोजन की लॉन पेयर की पोजीशन इधर है, तो अब क्या करूँगा मैं, जैसे इसकी पोजीशन को रखूँगा तो ये वाला जो पोजीशन होगी वो नाइट्रोजन इधर आ जाएगा और ये वाला नाइट्रोजन इधर आ गया। नाइट्रोजन के इधर आने के बाद में ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा इधर आ जाएगा, CH2, ठीक है। अब हमें डोनर एटम बनाने हैं कितने, ऑक्सीजन के, तो जो ऑक्सीजन के डोनर एटम है वो कितने हैं आपके पास 6। तो ऑक्सीजन के जो डोनर एटम्स हैं 6, उनको अपने को कैसे दिखाना होगा, यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन को किस तरीके से हम दिखाएंगे, ध्यान से देखना आप किस तरीके से हमें ब्रांच लगानी है। एक ऑक्सीजन डोनर एटम यहाँ आएगा, एक ऑक्सीजन का डोनर एटम जो है वो यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन का डोनर एटम यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन का डोनर एटम यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन का डोनर एटम यहाँ आ गया। तो हमने क्या करा यहाँ से CH2C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से CH2। हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम COEDTA माइनस वाला जो स्ट्रक्चर है उसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे। इसमें आप देखिए कंटिन्यू एक बार कि COEDTA माइनस, इसका मतलब EDTA जो था वो एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है जिसमें नंबर ऑफ डोनर एटम कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन के डोनर एटम होते हैं और 4 ऑक्सीजन के डोनर एटम्स होते हैं। आपने इसका स्ट्रक्चर पहले भी अपन ने ड्रॉ किया था आइसोमेरिज्म के अंदर, तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। CH2CH2N यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, यहाँ ब्रांच निकलेगी CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ से एक ब्रांच निकली, एक ब्रांच यहाँ से निकली और एक ब्रांच यहाँ से, इसलिए टोटल नंबर ऑफ किलेट रिंग्स यहाँ पे कितनी बन रही है 5। अगर मैं इसका मिरर इमेजेस रख दूँ तो इसकी मिरर इमेजेस में क्या होगा कि ये जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, ये वाली जो रिंग होगी इधर आ जाएगी और ये वाली जो रिंग्स होंगी वो इधर आ जाएंगी। यानी हमारे को मिरर इमेजेस जो ऑब्टेन होगा वो ये होगा कि N CH2 CH2, फिर यहाँ से एक ब्रांच CH2C डबल बॉन्ड O
CH2 C डबल बॉन्ड O, डोनर एटम ऑक्सीजन है जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये 2 ऑक्सीजन और 3 और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम, नाइट्रोजन के 2 हो गए। इधर से ब्रांच CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। अगर हम कहें कि अगर ये मान लीजिए ये D आइसोमर है, अगर ये D आइसोमर है, D मीन्स dextra rotatory which rotate the ppl light in clockwise direction, and this is, if it is D then it is L isomer. L isomer क्या करेगा, which rotate the ppl light in anti clockwise direction, which rotate the ppl light in clockwise direction, which rotate the ppl light in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ क्लियर रिंग्स कितनी बनती है, 5 बनती है। ये दोनों आप देख लीजिए, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन आप इनको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। सुपर इम्पोज का मतलब है आप इसको उठाकर एज इट इज़ अगर इस पर रखें तो ये ग्रुप मतलब इस पर रखा नहीं जाएगा क्योंकि इसमें रिंग इधर है और इसमें रिंग इधर है, तो सुपर इम्पोज नहीं किए जा सकते हैं। तो हम इसको जो मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट केसेस की तरफ चलते हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर जब नेक्स्ट केस हमारा होगा तो COEDTA माइनस से COEDTA माइनस के बाद अगला जो 4th एग्जाम्पल हमारे पास आएगा वो आएगा MABCDEF। MABCDEF में मतलब क्या हुआ, मेटल है और ऑल 6 लिगेंड आर डिफरेंट। तो ये क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो हम इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो सिस है ना ट्रांस है। तो आप क्या करोगे कि आपको ये पता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, प्लेटिनम PyNH3NO2Cl Bri, यानी एक प्रेडीन का लिगेंड है, एक अमोनिया का है, एक NO2 है, एक Cl है, एक Br है और एक I का लिगेंड है। तो अब हमने क्या करा, अगर हमें इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाना है तो हमने क्या करा, PyNH3NO2Cl Br IBR रखा, और इसका अगर मिरर इमेजेस बनाएंगे तो ऑब्वियस pyridine और क्लोरीन जो वर्टिकल पोजीशन पे, इनकी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो NH3 और NO2 राइट साइड में लगे हुए थे वो लेफ्ट में आ जाएंगे NH3 NO2, और जो Br और I लेफ्ट साइड में थे वो राइट साइड में आ जाएंगे Br और I। तो ये इसके दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अगर ये D आइसोमर है तो ये इसका L आइसोमर होगा। अगर ये मान लीजिए D आइसोमर है तो ये इसका बेटा L आइसोमर होगा, D आइसोमर है तो ये L आइसोमर होगा। इसके बाद हमारा जो 5th एग्जांपल है MAB3। AB3 का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, AB3 का मतलब हुआ AB मीन्स बाइडेंटेट लिगेंड एंड बोथ डोनर एटम आर डिफरेंट, और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिनेट आयन है CrGly3। GLY मीन्स ग्लाइसिनेट आयन। आप जानते हैं कि ग्लाइसिनेट आयन के अंदर जो होता है नाइट्रोजन भी डोनर एटम होता है और ऑक्सीजन भी डोनर एटम होता है, एंड बोथ डोनर एटम आर डिफरेंट, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। और क्लेट रिंग्स कितनी बनाते हैं, ये 3 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए आप, सेंट्रल एटम से आप यहाँ क्रोमियम को सेंट्रल पे डाल दीजिए। अच्छा, कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक जना 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 3 लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो हमने इनको शो करने के लिए क्या करा कि एक लिगेंड NGLYO इसको प्लेन में लगा दिया, फिर एक NGLYO ये प्लेन के ऊपर है और ये प्लेन में है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेन के नीचे है बिलो द प्लेन और ये प्लेन में है NGLYO। तो यहाँ एक रिंग बन गई, 1 किलेट रिंग, यहाँ सेकंड बन गई, यहाँ थर्ड बन गई। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के सामने ये मिरर रख दूँ, ये हमारा मिरर है, अगर हम यहाँ पर मिरर रखें तो इसकी मिरर इमेजेस इस तरीके से ऑब्टेन होगी कि ये वाली रिंग राइट साइड में आ जाएगी और ये लेफ्ट वाली जो रिंग है वो राइट वाली रिंग है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, यानी ये इस तरीके से आ जाएगा NGLYO, और यहाँ ये रिंग, ये वाली रिंग रिवर्स NGLYO। तो इस तरीके से यहाँ पे क्लियर रिंग बन जाएगी। ये D आइसोमर है तो ये L आइसोमर होगा। D आइसोमर क्या करता था, रोटेट द, D मीन्स डेक्स्ट्रा रोटेटरी, क्या करेगा, रोटेट द PPL लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड ये क्या करेगा, रोटेट द PPL लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में PPL लाइट को, PPL लाइट मीन्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स लाइक सोडियम लैम्प से जनरेट होती है, और इसको हम पोलरीमीटर, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स की पहचान कर सकते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होंगे उससे हम इसको पहचान कर सकेंगे। इसके बाद वाला जो कॉम्प्लेक्स है, 5th के बाद हमारे पास जो 6th एग्जाम्पल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है वो देखिए आप क्या है। 6th एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है
NH3 का होल 2 EnCl2। पहले तो आप ये देखिए कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ या नहीं हुआ। तो NH3 के 2 हो गए, हाँ En 1 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गई। Cl के 2 हो गए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। मीन्स इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हमें इसके बनाने हैं। अब हम इसका सबसे पहले हम इसका सिस आइसोमर्स बना लें। मान लो हमें सिस आइसोमर्स के बनाने हैं, तो सिस आइसोमर वो बनाने का तरीका क्या होता है कि जैसे सबसे पहले आपने क्लोरीन है, इन क्लोरीन दोनों को आपने सिस पोजीशन पे रख दिया, ठीक है, सिस पोजीशन पे रख दिया आपने, और बाकी दोनों जो ईएन था वो प्लेन के अंदर हो गया, और एक बिलो द प्लेन चला गया और एक अबाउट उसमें प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिस पोजीशन है क्योंकि क्लोरीन के रिस्पेक्ट 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब अगर आप इसके मिरर इमेज रखते हो तो क्या होगा, ये क्लोरीन ये वाला वर्टिकल तो पोजीशन फिक्स रहेगी, लेकिन ये क्लोरीन जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, आप देखिए यहाँ आ जाएगा, और ये जो रिंग लेफ्ट साइड में थी इधर वो राइट साइड में आ जाएगी, एन ई एन और NH3 ये वाला पोजीशन फिक्स रहेगा, और ये वाला जो NH3 था वो इस लेफ्ट साइड में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों, ये भी सिस आइसोमर है, ये भी सिस है, लेकिन ये सिस का डी आइसोमर है, मतलब डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, और ये सिस का क्या है बेटा, एल आइसोमर है। तो इस तरीके से हम इसके भी सिस के डी और एल आइसोमर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, COEN का होल 2 NH3Cl, COEN का होल 2 NH3Cl। इसका मतलब यहाँ पर क्या बेटा कि इसके सिस के ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ट्रांस यहाँ बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो सिस के हमें बनाने हैं, कैसे बनाएंगे हम, तो वही है, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मतलब Cl और NH3 की पोजीशन है वो तो सिस के अकॉर्डिंग आएगी नहीं, तो उनको तो हमने एक प्लेन के अंदर रख दिया। यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, एक ही प्लेन पे है 90 डिग्री पे, तो ये पोजीशन चेंज हो गई। N से यहाँ पर हमारी रिंग अटैच हो जाएगी, NEN और N, और दूसरी हो जाएगी NEN और N। अब अगर मान लीजिए इस पे चार्ज था प्लस, तो मैंने कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखकर यहाँ पे चार्ज लगा दिया प्लस। अब अगर मैं इसका मिरर इमेज खींचता हूँ तो ऑब्वियस जो रिंग होगी NN और EN यहाँ आ जाएगा, और ClNH3 यहीं रहेंगे, और ये क्या हो जाएगा EN। यानी ये भी अगर हम कहें कि ये सिस है तो ये सिस का कौन सा आइसोमर होगा बेटा, डी आइसोमर, सिस का डी आइसोमर, और ये जो होगा वो सिस का कौन सा आइसोमर हो गया, एल आइसोमर, सिस का एल आइसोमर। अगर एक डी होगा तो एक एल होगा, क्योंकि एक PPL लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा, तो दूसरा जो होगा वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएगा। इन एग्जांपल्स के बाद हम जब नेक्स्ट एग्जांपल में पहुंचते हैं तो मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक तो इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में नहीं होती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है कि एक एक्सेस जिससे दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में आप किसी भी एंगल से निकालो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, या सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट हो, तो कंपाउंड जो होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री की वजह से नहीं करता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी कब शो करता है, जब ऑल लिगेंड्स आर डिफरेंट। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होगा कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो वो जो होंगे बॉन्ड एंगल जो होंगी वो 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो हम देखें सबसे पहले हम MA4 को डिस्कस कर रहे हैं। MA4 यहाँ पे मेटल है, चारों लिगेंड है, ये लिगेंड टेट्राहेड्रल का मतलब पीछे की तरफ मानो या आगे की तरफ, लेकिन 109 डिग्री 28 मिनट्स पे है। अगर मैं इसका मिरर इमेजेस खींचता हूँ तो यही इमेज आएगी, और अगर मैं इसको उठा के इस पर सुपर इम्पोज करूँ तो ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं, तो दे आर सुपर इम्पोज। अगर ये सुपर इम्पोज, ये मिरर इमेजेस तो हैं ये मिरर इमेजेस तो है, लेकिन ये सुपर इम्पोज भी हो रहे हैं, इसलिए हम इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहते हैं। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल
ABCD के अंदर हम कह सकते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे शो कर रहा है। देखिए आप A, B, C और D को आपने प्लेन के 109 डिग्री 20 मिनट्स में पीछे की तरफ रखा, तो यहाँ पर क्या होगा, A की पोजीशन फिक्स रहेगी, B और C देखो आप इनकी पोजीशन चेंज हो गई, C की जगह B आ गया और B की जगह C, D की पोजीशन वही है। अब ये क्या है, मिरर इमेजेस हैं बट दे डजंट सुपर इम्पोज and mirror images of each other, so they are optical isomers of MABCD। तो हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MABCD जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है उसे शो करता है। अगर all four ligands are same in tetrahedral ligand then it doesn't show optical isomerism। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी, कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म था क्या, कि दोज आइसोमर्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड बट दिस डजंट सुपर इम्पोज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है MAB3, MAA का 3, COEN का होल 2, Cl2 और सबसे बेस्ट एग्जांपल है COEDTA माइनस, जहाँ पे आपने 5 किलेट रिंग्स बनाई थी और 5 किलेट रिंग्स बना के आपने उसके मिरर इमेजेस बनाए थे। तो इस तरीके से हमारी आइसोमेरिज्म वाला जो पार्ट होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, वो कंप्लीट होता है कि कौन कौन से कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अगर हम एक बार जनरली रिवाइज कर दें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप्स होते थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो थी वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में थी, टेट्राहेड्रल कंपाउंड शो नहीं करते थे बिकॉज पोजीशन ऑफ ऑल द सब्सटेंट आर इक्वल टू ईच अदर, पोजीशन सेम थी तो टेट्राहेड्रल जो शो नहीं करता था। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में थी, MA2B2, A3B नहीं करता था, A2BC, MABCD, MABCD है ना। उसके बाद हम बात करते थे MAA का 2 नहीं करता था, MAB का होल ट्वाइस करता था। तो इस तरीके से उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी आती थी हमारे A2B4। जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इसको डिस्कस करते थे तो जो लेस नंबर ऑफ लिगेंड्स थे उनको हम प्रायोरिटी देते थे, उनको पहले से ट्रांस में डिसाइड करते थे। और अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता था तो लिगेंड 6 होंगे, जिसमें से 4 लिगेंड आर इन प्लेन एंड 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर उसके बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम बात करते थे A3B3 फेस और मर आइसोमर की। उसके बाद में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से आप ये पूरा वीडियो आप देखिए, इसको समझिए, जो डाउट्स हों फिर उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इससे आगे, हाँ बेटा, इसके बाद देखो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद में कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जेई के अंदर। तो जेई के अंदर इन क्वेश्चंस को आपको पूछा गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 2 लगाया हुआ है, इसके अंदर देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं हमें कॉम्प्लेक्स ABCDEF के। तो आपको याद आ रहा होगा ABCDEF के अंदर आपको अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए थे, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फिर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि आपको याद आ रहा होगा ABCD को F कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर हमने पूरे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जब हम बना रहे थे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ रहे थे 15। और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की मिरर इमेजेस होगी, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, डिफरेंट है, तो इनके मिरर इमेजेस भी होगी, यानी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के एक ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा और टोटल ऑप्टिकल एक ज्योमेट्रिकल हो गया और एक ऑप्टिकल हो गया। तो इसका मतलब 15 के 15 ऑप्टिकल आइसोमर और बनेंगे, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13। तो अगर आपको केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे तो आप 15 कहेंगे, केवल ऑप्टिकल पूछे तो 15 कहेंगे, और टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछे तो हम कहेंगे 30। इसके बाद वापस एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जेई 2013 में आया हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, हमें ये टोटल नंबर निकालना है। नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड एंगल, नाइट्रोजन टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल इन COEDTA माइनस। बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स है, बार बार आता है हमें, तो ये कॉम्प्लेक्स आप ध्यान में रखें, बहुत अकेला, क्योंकि कई कंफ्यूजिंग होता है। सबसे पहला तो बच्चे सोचते हैं कि एक ही लिगेंड है, नहीं, इसमें डोनर एटम कितने होते हैं, 6, तो ये किलेट 6 बॉन्ड बनाएगा और उसमें किलेट रिंग्स बनती है। जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। हाउ मेनी नंबर ऑफ डोनर एटम,
तो हम कह सकते हैं 6, जिसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं। तो मैं आपको देखो पहले स्ट्रक्चर बना के आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसमें निकाल पाएंगे। ये आपके पास ऑप्शन थे 4, 6, 8 और 12, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। ये जो एग्जाम क्वेश्चन जो था वो जेईई एडवांस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले CH2N इथाइलिन डायमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक डोनर एटम है, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है CH2CO, ऑक्सीजन को हमने ब्लू से दिखाया हुआ है डोनर एटम को, CH2C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ से एक वापस ब्रांच निकली हुई है NCH2C डबल बॉन्ड O, और फिर CH2C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हमारी ब्रांच निकली हुई है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कैसे हम इसमें निकालेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ कि इस नाइट्रोजन को आप A मान लो और इस नाइट्रोजन को आप B मान लीजिए। इस वाले नाइट्रोजन को आप A मान लो, इस वाले नाइट्रोजन को B मान लो। और कितनी ऑक्सीजन एटम आपके पास है बेटा? 4 ऑक्सीजन एटम है। तो आप इनके नंबर दे लो, चाहे इनका नंबर 1 2 3 4। तो A वाला जो है, अब आप A से देखो, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, हमें कौन सा बॉन्ड निकालना था बेटा? N कोबाल्ट ऑक्सीजन बॉन्ड निकालना था। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ? N कोबाल्ट ऑक्सीजन, कितना बॉन्ड है? तो हमने कहा कि जब ऑक्सीजन हमारी 4 है, 1, फिर सेकंड N कोबाल्ट O सेकंड वाले ऑक्सीजन के साथ, फिर N कोबाल्ट O थर्ड वाले ऑक्सीजन के साथ, फिर N कोबाल्ट O फोर्थ वाले ऑक्सीजन के साथ। यानी जो नाइट्रोजन का A वाला नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के चारों एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, फर्स्ट के साथ भी, सेकंड के साथ भी, थर्ड के साथ भी और फोर्थ के साथ भी। यानी चारों ऑक्सीजन के साथ बनाता है। तो कितने बॉन्ड हो गए? 4। जब A वाला 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस है कि B वाला भी तो 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन। तो इसका मतलब टोटल जो बॉन्ड हो गए, तो जो B वाला नाइट्रोजन होगा, B वाला, वो भी ऑक्सीजन के किन से बॉन्ड बनाएगा? वह फर्स्ट से भी, सेकंड से भी, थर्ड से भी और फोर्थ से भी। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड हो गए नाइट्रोजन कोबाल्ट ऑक्सीजन के, जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे क्रिएट हो गए, उन बॉन्ड्स का नंबर कितना हो गया बेटा? 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस आप देखिए, AS2N CH2N, N से ब्रांच निकल रही है, तो N A वाला जो है N कोबाल्ट ऑक्सीजन, इधर से आना है आपको, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, N कोबाल्ट ऑक्सीजन। तो कितने बॉन्ड हो गए? 4। जब B वाले नाइट्रोजन से हम बनाएंगे तो N कोबाल्ट ऑक्सीजन, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, N कोबाल्ट ऑक्सीजन, N कोबाल्ट ऑक्सीजन। तो A वाला ऑक्सीजन के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से बना रहा है, फिर B वाला बनाएगा ऑक्सीजन के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से। तो टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड होंगे वो कितने हो जाएंगे? 8। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो 8 होगा। इसी पे थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जेई के अंदर ही, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कि साहब एक कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन है वो किस टाइप की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपको जब हमने कलर इन कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ाई थी, तो कलर इन कॉम्प्लेक्स थ्योरी में आपको एक पढ़ाया था, एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओबामा की राग प्यारी है, कि अगर ऑरेंज कलर को एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू को एमिट करेगा, ब्लू को करता है तो ऑरेंज को एमिट करेगा, रेड को एब्जॉर्ब करता है तो ग्रीन को एमिट करता है, ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो रेड एमिट करेगा, ब्लू को एब्जॉर्ब करता है तो पर्पल, पर्पल को करता है तो येलो। तो हम इस तरीके से हमने ओबामा की राग प्यारी, पर्पल येलो का कॉम्बिनेशन बनाया था। अब हमें एक बात पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सोल्यूशन होता है वो कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर का जो सप्लीमेंट कलर है वो कैसा है? तो हमारे पास ऑप्शन है कि ब्लू ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज रेड है, रेड है। तो हमारे पास ऑरेंज होता है, लेकिन यहाँ पे रेड के साथ दे रखा है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा कि अगर वो ब्लू कलर का है तो एब्जॉर्ब करेगा उसकी कॉरेस्पॉन्डेंट सप्लीमेंट कलर की रेडिएशंस या कलर को। तो वो ब्लू कलर हमारा शो कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ऑरेंज रेड की कलर की जो वेवलेंथ होगी, ऑरेंज रेड कलर की जो रेडिएशंस होंगी उनको एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसके एक्वा सॉल्यूशंस का कलर कैसा है। ये क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का कलर तो हमें 8th क्लास से पता है कि CuSO4.5H2 होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जब हम इसको एक्वस फॉर्म में करते हैं तो ये लाइट ब्लू कलर में
ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ये ब्लू कलर में है तो ऑब्वियस है कि विजिबल स्पेक्ट्रम से अपना सप्लीमेंट जो होगा कलर की रेडिएशंस को ये एब्जॉर्व करेगा और सप्लीमेंट कलर की जो रेडिएशंस होगी वो ऑरेंज रेड होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के बाद अपन नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।